पहले देखो बात तो फिर इच्छा जो है साथ साथ पहले तो खत्म हो प्रेम भाई की देव ये प्रेम भाई की फोटो दिया ये फोटो खींच ले कर रहा हूं और आज हमने ये ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि जो पीएम राहत स्कीम है जिसका कि पहले जो CTRAB मॉर्ग के नाम से फेमस थी, जिसका कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम पूरा नाम था, अभी उसका नाम पीएम राहत स्कीम के नाम से लॉन्च हुई है और जिसका TMS पोर्टल वगैरह पे पूरा प्रोविजन आ गया है कि पेशेंट को कैसे बुक करना है, उसको किस तरीके से करना है, सारा हम आज लाइव आपको दिखाएंगे। वो 1:30 बजे से सेशन स्टार्ट होगा। उसके पहले हम प्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ OIC PM राहत हैं डॉक्टर नरेंद्र बहेड़िया जी, तो वो आपको प्रेजेंट करेंगे पीएम राहत स्कीम का पूरा नाम से लेके सारा उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं और किस तरीके से वर्क फ्लो है, पूरा आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको टेक ओवर कर दें। थैंक यू। सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम जो पीएम राहत माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम राहत प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम एंड हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, तो इस महत्वाकांक्षी योजना जो है 20 तारीख से प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज हमने सेंसिटाइजेशन This meeting is being recorded. आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण कम सेंसिटाइजेशन सेशन के माध्यम से आपको हम अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से पीएम राहत योजना के अंतर्गत TMS पोर्टल पर क्लेम का दर्ज किया जाएगा और इसका क्लेम मैनेजमेंट जो रहेगा वो स्टेट हेल्थ एजेंसी को किया गया है। तो इसके माध्यम से इस पीएम राहत योजना में हमें रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को उपचार प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो
सभी प्रतिभागियों का मैं पुनः डॉक्टर नरेश भाई अडिया, ओआईसी पीएम राहत, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। प्रेजेंटेशन। एंड एश्योरेंस ट्रीटमेंट के नाम से आपको ये पीएम राहत का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो था उसमें हमें जो रोड एक्सीडेंट की फैटेलिटीज थी उसे 50% तक हमें 2030 तक कम किया जाना है। और यह जो स्कीम है सेक्शन 162 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत लाई गई एक स्टैट्यूटरी स्कीम है, और जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जो उसमें प्रावधान किए गए थे, जिसके दिशा निर्देशानुसार ये स्कीम लाई गई है। तो इस सीओ सर को अनम्यूट करो, पोस्ट बना के जल्दी से। हमारे साथ सीओ सर जुड़ चुके हैं, तो सीओ सर आपको इस स्कीम के बारे में बताएंगे थोड़ा और मार्गदर्शन करेंगे वे फॉरवर्ड की किस तरीके से आपको काम करना है। सर सभी पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं, मोर देन 300। तो अभी हम पीपीटी चला रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज अनम्यूट कर देंगे। आवाज आ रही है? आ रही है सर। कितने लोग जुड़े हैं और कौन कौन जुड़ा है? सर मोर देन 300 जुड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट से सीएमएचओ हैं, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल से उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट की जो रोड सेफ्टी वाली जो काउंसिल है और डीआईओ उनके मेंबर जुड़े हुए हैं सर। ओके, तो आज के इस विषय में मैं सभी जो पार्टिसिपेंट है उनका मैं स्वागत करता हूं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, वो उसके बारे में आपको अवगत कराना है। साथ ही इस स्कीम में जो अस्पताल है जहां से इलाज होना है उसके बारे में आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप सेंसिटाइज करें उनको, उसके लिए बारे में बताएंगे। और इस विषय में कोई भी आपके पास पेशेंट आता है इस योजना के अंतर्गत, तो उसको कैसे हमें पोर्टल पे एडमिट करना है और कैसे क्लेम रेज करना है उसके बारे में है। तो जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से देखें और समझें, और आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी लेवल के डाउट्स हो, तो आप जरूर हमें बताएं। और ऐसा नहीं कि आज ही वीसी रहेगी, अगर आपके डाउट्स रहेंगे और आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता लगेगी तो हम आपको जो है अलग से और भी ट्रेनिंग रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? किसी को आवाज नहीं आ रही है या स्पष्ट नहीं है तो आ रही सर, बहुत अच्छे से सभी को। ठीक है। तो जो पहले स्कीम थी CTRAV, कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम नाम की जो स्कीम थी, जिसकी नोटिफिकेशन मई 2025 को हुआ था, जिसके रूल्स भी पब्लिश हुए थे जून 2025 में, उस योजना का नाम अब 13 फरवरी से चेंज हो गया है। उस स्कीम का नाम अब पीएम राहत हो गया है। एक्सीडेंट विक्टिम को जो राहत देने वाली जो स्कीम है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट नाम से इसको पीएम राहत स्कीम, और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले ही दिन, जिस दिन नए जो जिसको जो पीएम तीर्थ नाम से जो ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें पहला ही ऑर्डर पीएम राहत स्कीम के नाम से जारी किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और उसको हाईएस्ट लेवल पे देखा जा रहा है। और मुझे बताने में ये भी खुशी हो रही कि मध्य प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ कल से हो शुरू हो गया है। तो कल हमें 2 केसेस इस योजना अंतर्गत ऑलरेडी मिले हैं, और इसका जो प्रारंभ हुआ है इस योजना का, तो शुरुआत में कुछ दिनों तक थोड़ी दिक्कत रहेगी
सिस्टम में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लोगों के अवेयरनेस में दिक्कत रहेगी, बट जितनी हम लोग जिम्मेदारी से इस योजना की जानकारी जो स्टेक होल्डर्स है, एक स्टेक होल्डर हमारे आम आदमी है जो या एक्सीडेंटल विक्टिम्स हैं, उन तक पहुंचे। इस योजना की जानकारी सभी अस्पताल से, जो अस्पताल इसमें ऑलरेडी एम्पेनल्ड है, जिसको हम डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल कहेंगे, उनके पास पहुंचे। साथ ही ऐसे भी अस्पताल है जो डेजिग्नेटेड नहीं है, नॉन डेजिग्नेटेड की कैटेगरी में है, उनको भी हम सेंसिटाइज करें, इसलिए वीसी है। तो मैं अपेक्षा करूंगा, बाकी प्रेजेंटेशन मेरी टीम आपको देगी, बट ये क्लियर आप सभी को होना चाहिए कि ये स्कीम ऑलरेडी शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। अभी कोई भी एक्सीडेंटल विक्टिम्स जिसको व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ हो, मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ हो, या टू व्हीलर से लेके जो भी व्हीकल के जो डेफिनेशन में है, तो वो 7 दिन तक, एक्सीडेंट के 7 दिन तक वो इस स्कीम में एलिजिबल है। बट उसमें जो डिटेल्स है कि 24 घंटे में विक्टिम को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, तभी उसको हम लाभ दिया जा सकता है। तो वो आपको रहेगा, जैसे कि सभी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को इसमें दिया जाएगा। 24 घंटे में उसको एडमिट होना जरूरी है, 24 घंटे के बाद योजना में पात्र नहीं रहेगा, और 1.5 लाख का इलाज ले सकता है, और 7 दिन तक वो इलाज ले सकता है। उसमें ग्रीवेस मतलब सीरियसली इल और नॉन सीरियसली इल की भी कैटेगरी है। तो सीरियसली इल जो है, जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो ईडार जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से पुलिस को भी सूचना जाएगी, और जो नॉन सीरियसली इल पेशेंट है उनको 24 घंटे में पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी कि ये पेशेंट जो है ये एक्सीडेंट के कारण इसको जो है इंजरी हुई है। और जो सीरियसली इल पेशेंट होगा उसको 48 घंटे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है, वो हमारे एनआईसी के भी लोग इसमें जुड़े होंगे, वो भी ईडार के बारे में और सूचना का आदान प्रदान के बारे में बताएंगे। मेरी केवल अपेक्षा ये है कि हमारे सभी सीएमएचओ साहबान, DHO2 जो हमारे आयुष्मान नोडल है, तो ये दोनों जो है जिले के सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर, जिनको इस योजना को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है। इस योजना में शुरुआत में दिक्कतें आएगी, उसके लिए आप लगातार हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। हेमंत, आज एक ग्रुप बना दीजिए जिसमें हमारे 4-5 लोग, जो स्टेट लेवल का हेल्थ से संबंधित एक सेल रहेगा जो मेरे अध्यक्षता में रहेगा। साथ ही एनआईसी के जो कोऑर्डिनेटर है उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा स्टेट लेवल का एक टेक्निकल ऑफिसर्स का भी एक ग्रुप बनाया जाए, और सिमिलरली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारे DHO2 और CMHO का भी ग्रुप बनाया जाए, ताकि हम उनसे भी कॉल करें जहाँ से भी इशू आता है। तो आपसे अपेक्षा है मेरी स्टेट की टीम पूरा प्रेजेंटेशन देगी, वो देख लीजिए। TMS का भी कुछ प्रेजेंटेशन दिखाओगे हेमंत? हाँ सर, लाइव दिखाएंगे, NHA की टीम जुड़ जाएगी 1:30 पे, वो पूरा डेमो देंगे सर ऑडियंस। तो सबसे पहले आप लाइव दिखा दीजिए कि कैसे आप इसमें पेशेंट को एडमिट करेंगे, और मैं बताना चाहूंगी इसका भुगतान जो है 10 दिन के अंतर्गत होने वाला है। तो अस्पतालों को, सभी CMHO DHO2 को सेंसिटाइज करना है, इस योजना में पेमेंट में बिल्कुल देरी नहीं होने वाली। यदि ये देख हमारे यहाँ से जैसे पेशेंट एडमिट होता है, क्लेम सबमिट होगा, हमारे TPA दोनों बैठे हुए हैं, उस क्लेम को प्रोसेस करेंगे, और 10 दिन में यदि वो एक्सीडेंट नॉन इंश्योर्ड व्हीकल से तो कलेक्टर करेगा, और इंश्योर्ड व्हीकल है तो जो इंश्योरेंस काउंसिल है सेंट्रल लेवल की, वो संबंधित हॉस्पिटल के खाते में राशि जो है जारी करेगा विदिन 10 डेज। तो आप सभी लोग इस योजना को ठीक से समझे, एक बार पेशेंट कैसे एडमिट होता है वो समझ लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इस योजना से सफल क्रियान्वयन के लिए, और मेरी उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को राहत प्रदान करेंगे, और राष्ट्रीय लेवल पे भी इस योजना को अच्छे तरीके से हम इसको संचालन करेंगे। धन्यवाद। अब आप हेमंत दिखा दीजिए लाइव इसका। श्योर सर।
थैंक यू सर। आप सर के माध्यम से इस स्कीम की इम्पोर्टेंस एंड की फीचर्स के बारे में समझ रहे थे, तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब जैसा सर के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम इस मीटिंग इस ट्रेनिंग को 3 भागों में हमने विभाजित किया था। एक हम इसको प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करने वाले थे, जिसमें सभी इस स्कीम के बारे में डिटेल हम आपको बताने वाले थे। एक TMS 2.0 पोर्टल पे पेशेंट विक्टिम किस तरीके से ट्रीटमेंट का उसका प्रोसेस वर्क फ्लो है पूरा, उसके बारे में हम लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं करके। और एक TPA और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लेम का कैसे प्रोसेसिंग होगा, वो पार्ट भी हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ NHA टीम जुड़ चुकी है लाइव। कनुप्रिया मैडम आप जुड़ चुके हैं, वो बस 5 मिनट में जुड़ के रेडी हो रहे हैं, अपने जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है उसको रेडी कर रहे हैं। तो 5 मिनट में हम लाइव आपको दिखाना शुरू कर देंगे। जब तक हम जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसके जो 4-5 मेन स्लाइड हैं उसको कवर कर रहे हैं, तो प्लीज स्टार्ट कर लीजिए। पुनः प्रारंभ कि सर ने आपको रिमार्किंग नोट्स में बताया कि जो PM राहत योजना है जिसके अंतर्गत बता दिया मैंने। इस स्कीम का बैकग्राउंड मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के अंतर्गत भारत कमिटेड है कि जो रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज होती है उसमें 50% तक 2030 तक रिडक्शन करना है। और यह सेक्शन 162 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत लाई गई एक स्टैट्यूटरी स्कीम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर इमीडिएट ट्रॉमा केयर आवश्यकता के अनुरूप लाई गई है। इस स्कीम को मॉर्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसके साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इंटीग्रेशन जो है ईडार और TMS के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। और यह जो स्कीम है वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो है उसके माध्यम से उसका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो रोड एक्सीडेंट विक्टिम जो है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण रहता है गोल्डन आवर के अंतर्गत, जिससे कि जो फैटेलिटीज है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट। अब इस स्कीम की एलिजिबिलिटी और अगर कवरेज की जब हम बात करते हैं तो ये कवरेज जो है वो किसी भी रोड पर जो ऑल रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है जो कि किसी भी वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होंगे या किसी भी रोड पर भारतवर्ष में होंगे वो इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है ट्रीटमेंट जो लिमिट है वो निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा 1.5 लाख तक प्रति विक्टिम्स, और जिसमें मैक्सिमम 7 दिवस तक ये उपलब्ध कराया जाएगा उपचार। जो विक्टिम्स रहेगा वो हॉस्पिटलाइज्ड विद इन 24 आवर ऑफ द एक्सीडेंट रहेगा। जो मैक्सिमम हम 24 आवर्स के अंतर्गत रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइज्ड होंगे वही एलिजिबिलिटी के पात्र होंगे। और अगर हम नेशनलिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम चाहे वो भारतवर्ष का नागरिक हो या बाहर का नागरिक हो, तो किसी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को के लिए इस योजना के अंतर्गत वह पात्र होगा। नेक्स्ट। अब इस योजना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा जो इस योजना को नोटिफाइड किया था, और इसके जो योजना है उसको इश्यूज को एड्रेस रिलेटेड जो भी है इस स्कीम के अंतर्गत है वो मॉर्थ द्वारा किया जा रहा है।
और स्टेट की अगर बात करते हैं तो इस योजना को स्टेट लेवल पर स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो SRSC जो है वो मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम करेगी। मतलब इसका पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन का कार्य जो है वो SRSC को दिया गया है। जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी काउंसिल है उसे जिला स्तर पर पर्यवेक्षण और योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस तरीके से यह जो स्कीम है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, स्टेट हेल्थ एजेंसीज और जनरल इंश्योरेंस जो काउंसिल है उसके तीनों के माध्यम से ये क्रियान्वित की जाएगी, जो कि इसके 3 जो है की पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट गोविंद, अरे उसको नेक्स्ट अब इस स्कीम का जो फंडिंग जो है, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो फंडिंग स्ट्रक्चर रखा गया है इंश्योर्ड व्हीकल्स है और अनइंश्योर्ड व्हीकल्स। इंश्योर्ड व्हीकल्स जो है कवर इंश्योर्ड व्हीकल्स एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट होंगे जो इंश्योर्ड व्हीकल्स से होंगे, एक्सीडेंट होंगे, उसके जो फंड करेगा वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाएगा और जो अस्पतालों का क्लेम सेटलमेंट किया जाएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, उसकी जो निश्चित समयावधि जो है वो 10 दिवस में उस क्लेम को अप्रूवल किया जाएगा। तो इसका जो फंड फ्लो जो रहेगा, अच्छा उसमें डिले बियॉन्ड 10 डेज ऑटो अप्रूवल प्लस इंटरेस्ट। तो अस्पतालों को इसमें अगर किसी भी 10 दिवस के अंतर्गत अगर अप्रूवल उस क्लेम का नहीं होता है तो उसे ऑटो अप्रूवल होगा और उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये जो फंड फ्लो है वो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो रहेगी वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में डालेगी। मोटर व्हीकल फंड से जो हॉस्पिटल को वाया स्टेट हेल्थ एजेंसी के द्वारा जो TMS पोर्टल रहेगा उसके माध्यम से दिया जाएगा। अनइंश्योर्ड व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अनइंश्योर्ड व्हीकल्स के माध्यम से अगर किसी रोड एक्सीडेंट, विक्टिम हिट एंड या रन और नो पॉलिस और रिस्पांस रहेगा तो उसमें ये अनइंश्योर्ड व्हीकल्स जो जिसके अंतर्गत ये फंडेड किया जाएगा, तो पेमेंट ऑथराइजेशन जो रहेगा वो जिले के हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा उन्हें ऑथोराइज किया गया है और जो क्लेम ऑटो अप्रूव्ड आफ्टर 10 डेज रहेंगे इसमें, और इसमें जो पैसा दिया जाएगा वो डायरेक्टली मॉर्थ के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड जो रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से जो है TFMS जो है उसके माध्यम से हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, अब इस स्कीम में कौन कौन से हॉस्पिटल्स जो अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, तो सबसे पहले डेजिग्नेटेड एंड नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स, 2 प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं इसमें। डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत हमारे संबद्ध अस्पताल हैं। आयुष्मान योजना संबद्ध अस्पताल जो है वो ऑटोमेटिकली डीम्ड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल की कैटेगरी में रहेंगे और अदर हॉस्पिटल्स जो हैं जो कि डेजिग्नेटेड मतलब संबद्ध हो सकते हैं। HEM पोर्टल पर हॉस्पिटल इंगेजमेंट मॉड्यूल जो पोर्टल है उसके माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ID का होना अनिवार्य, और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो है डेजिग्नेटेड की श्रेणी में आ सकते हैं, उसका प्रशिक्षण अगर इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में हम वह भी बता देंगे कि कोई अस्पताल अगर नॉन डेजिग्नेटेड श्रेणी में है तो वो डेजिग्नेटेड श्रेणी में अपने आप को किस प्रकार से रजिस्टर कर सकता है HEM पोर्टल के माध्यम से। उस अस्पताल को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ID उसकी बनी हो। बिना हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ID के वो अस्पताल डेजिग्नेटेड कैटेगरी में नहीं आ सकता।
जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल रहेंगे वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस है उनका अनुसरण करेंगे, और डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो रहेंगे वो निशुल्क उपचार 1.5 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार जो कि टीएमएस पोर्टल पर डिफाइन की गई है, ट्रोमा एंड पॉलीट्रोमा पैकेजेस जो हैं 254 जो पैकेजेस हैं ट्रोमा और पॉलीट्रोमा पैकेजेस के अंतर्गत वो उपचार सुनिश्चित कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा है नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल। नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो है वो स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट, मतलब जो प्रारंभ में जो लाइफ सेविंग है, प्रारंभ में इनिशियल लाइफ सेविंग केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल को इस उपचार योजना इस उपचार को सुनिश्चित करने के लिए CTRAV लाइट इन HEM 2.0, मतलब HEM पोर्टल जो 2.0 है उसमें CTRAV लाइट करके जो है उसमें अपनी एलिजिबिलिटी के लिए रजिस्टर अपने आप को करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से वो अपना स्टेबलाइजेशन पैकेजेस जो है, स्टेबलाइजेशन पैकेजेस दो प्रकार के दो पैकेजेस हैं स्टेबलाइजेशन पैकेज, उसके अंतर्गत वो अपना उपचार के अंतर्गत जो क्लेम किया गया उसकी राशि वो ले सकता है। जो नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो जो है रेफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं नियरेस्ट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जब वो विक्टिम है स्टेबलाइज हो जाएगा। रिमबर्समेंट में नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो रहेंगे, स्टेबलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे वो NHA अप्रूव पैकेज जो रहेंगे उसके आधार पर उनको रिमबर्स किया जाएगा। जो नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं वो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स का उपचार कंटिन्यू भी कर सकते हैं बिना ट्रांसफर किए गए, जो कि जिसका जो पैसा है वो पेशेंट को बर्न करना पड़ेगा, मतलब उसे लेना पड़ेगा। ठीक है। और नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जैसा कि हमने पूरे मध्य प्रदेश में चिन्हांकित कर रखे हैं, 1835 हॉस्पिटल जो हैं अभी नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल के अंतर्गत जो हॉस्पिटल और नर्सिंग होम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसके अंतर्गत नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो है वो हमारे, चूंकि आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं, CMHO भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके जो, क्योंकि अस्पतालों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो प्रोवाइड किया जाता है नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत वो CMHO द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो वो आपके नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं उनको डेजिग्नेटेड की श्रेणी में लाने के लिए आपको प्रशिक्षण के माध्यम से आप उन अस्पतालों को नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल को डेजिग्नेटेड की श्रेणी में लाकर हम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स का उपचार सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जो उपचार सुनिश्चित किया जाता है वो पूरा टेक्नोलॉजी IT बेस्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत भी जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो मॉर्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है CTRAV PM राहत स्कीम जो है और TMS, इन तीनों का एक इंटीग्रेशन जो है वो मैनेज किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा। EDAR जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे इस स्कीम के अंतर्गत, और TMS ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के माध्यम से उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसके की फीचर्स जो हैं, एक यूनिक EDAR विक्टिम ID लिंक्ड विद TMS पेशेंट ID, अर्थात TMS जब पेशेंट को हम रजिस्टर्ड करेंगे तो एक यूनिक EDAR विक्टिम ID प्राप्त होगी जो कि लिंक्ड रहेगी TMS पेशेंट ID से।
दूसरा इसमें सीमलेस एक्सचेंज ऑफ एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन एंड क्लेम डेटा, अर्थात यहाँ पर किसी को भी फिजिकल रूप से किसी भी प्रकार का वो नहीं है, यहाँ पर एक एक्सचेंज ऑफ एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और क्लेम डेटा का जो रहेगा ईडार और टीएमएस के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट फंड यूटिलाइजेशन जो रहेगा हम इसके माध्यम से सुनिश्चित कर सकते हैं। सर बस लाइव दिखा रहे हैं। अब जैसा कि हमारे साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की जो टीम है वो जुड़ चुकी है और आपको यहाँ पर टीएमएस पोर्टल पर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा और बाकी फीचर्स रहेंगे वो आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं। थैंक यू नरेंद्र सर। गोविंद लाइव को दिखाओ, लॉगिन करो। अभी हम आपको एक इस पे प्रोवाइडर एंड पे एक हॉस्पिटल के पास यदि कोई एक्सीडेंट विक्टिम आता है तो पीएम राहत स्कीम के अंतर्गत उसको किस तरीके से बुक करना है और किस तरीके से क्लेम प्रोसेस करना है, इसके लिए हम आपको लाइव डेमो देने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, आप चाहें तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं प्रोसेस को। ये जो फीचर हमने प्रोवाइड किया है ये आपके प्रोवाइडर एंड पे जिस हॉस्पिटल आईडी से आप लॉगिन करते हैं उसी के डैशबोर्ड पे अवेलेबल करा दिया है पीएम राहत का ऑप्शन। तो आप अभी देख भी पा रहे होंगे, अगर आप आपने लॉगिन कर लिया हो तो आप भी साथ में लॉगिन कर लीजिए, तो साथ में आप भी उसको सीखते जाएंगे। हम भी यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं साथ में। ये हमारे पास टेस्टिंग एनवायरनमेंट है जो हमको एनएचएस से मिला है, जिसका यूआरएल है provider beta.nha.gov.in। इसमें आपका जो यूआरएल रहेगा वो डिफरेंट होगा, इससे आपका provider.nha.gov.in होगा। ये हमारा टेस्टिंग यूआरएल है इसलिए अलग है, तो आप इस यूआरएल से लॉगिन नहीं करिएगा। आप जिस यूआरएल पे कंटिन्यू अभी टीएमएस पोर्टल को लॉगिन करते हैं उसी से करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैप्चा कोड डालेंगे। जैसा आपको स्क्रीन विजिबल है, कोई एक जन कंफर्म करना चाहे तो कर दीजिए, वैसे मुझे पता है कि आपको विजिबल होगा। ये हमारा टेस्टिंग आईडी है, आपके हॉस्पिटल का आईडी अलग होगा यहाँ पे, तो उसको आपको अपनी आईडी जो मोबाइल नंबर है उससे लॉगिन करना रहता है ओटीपी के से। हम आपको घूमने वाला नहीं, दूसरा वाला आईडी जो दिया है ना उससे लॉगिन करो। स्मॉल डालो, स्मॉल। टीएमएस का जो टी है ना वो स्मॉल में डालो। ये भेज दिया, कॉपी पेस्ट कर लो। तो ये टेस्टिंग यूजर से हम लॉगिन कर रहे हैं, वेरीफाई करते होंगे। आप इसके टेस्टिंग यूजर की जगह मोबाइल नंबर डालेंगे। हम पासवर्ड मोड सिलेक्ट कर रहे हैं, आप इसमें जो आधार ओटीपी है वो सिलेक्ट करेंगे। वो ही रहने दो ना, उसमें क्या सिलेक्ट करो, उसमें कुछ मत करो, पासवर्ड ही रहने दो उसमें। पासवर्ड हाँ, नीचे पेस्ट करो पासवर्ड। कैप्चा कोड फिर से डालेंगे सिक्योरिटी पर्पज से। ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड खुलता होगा हॉस्पिटल का, हमारा भी सेमी खुला होगा, सेमी खुला है। तो आप देख रहे हैं इसमें बीचों बीच में डैशबोर्ड पे पीएम राहत के नाम से बैगनी कलर में, पर्पल कलर में टैब हाईलाइट हो गया है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सर्च बेनिफिशियरी का एक टैब दिखाई देगा, उसमें एक ड्रॉप डाउन आएगी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कि पोर्टेबिलिटी वाली स्कीम है आयुष्मान भारत, तो इसमें सारा आपको स्टेट का नाम और स्कीम के नाम दिखाई देते हैं। तो इसमें से आपको पीएम राहत स्कीम सिलेक्ट करना है। यदि एक्सीडेंट के विक्टिम को आपको बुक करना है इस स्कीम में तो पीएम राहत आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप देख रहे होंगे कि सर्च बाय आवा आईडी और पीएमजे आईडी, मतलब उस विक्टिम के पास में या तो आवा आईडी उसका बना होगा या फिर जो आयुष्मान कार्ड है उसको पीएमजी आईडी भी बोलते हैं, 9 डिजिट की होती है, उसके माध्यम से भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ में चूंकि विक्टिम है और अगर उसके पास दोनों ही चीजें नहीं है तो भी हमने इसमें प्रोविजन किया है कि आप उसको न्यू तरीके से रजिस्टर्ड करके नीचे जो क्लिक हियर का ऑप्शन है वहां से आप डिटेल फिल करके उससे माध्यम से आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो कहीं भी लिमिटेशन नहीं है। उसके पास आभा आईडी पीएमजी आईडी हो तो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि उससे जानकारी पूरी ऑटो श्रिंक हो जाएगी। तो आपको कम से कम जानकारी भरना पड़ेगी। यदि नहीं है तो क्लिक हियर करके आप उसकी जानकारी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी क्लिक हियर करके आपको, ये जो बीच में लाइनें आ रही हैं, कोई पार्टिसिपेंट यदि इसको कर रहा है तो मत करिए, पूरा मीटिंग डिस्टर्ब होती है इससे। आप अपना जो हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से उसको हटा लीजिए प्लीज। चलिए, हाँ तो आप स्टार्ट करो वहां से। दो सिचुएशन बनेंगी। पेशेंट जो होगा अनकॉन्शियस एंड अनआइडेंटिफाइड होगा तो उसमें एस और नो का ऑप्शन आएगा। थोड़ा जूम कर दो उसको। नहीं ठीक है, मैं आ जाता हूँ। वहीं जाओ। अच्छा अच्छा। आप सबसे पहले एडमिशन की डिटेल फिल करेंगे। इसमें एडमिशन टाइप पूछेगा आपको, तो इसमें ये ड्रॉप डाउन अवेलेबल है। तो इसमें डायरेक्ट हुआ है, रेफरल सिलेक्ट हुआ है, तो इसमें आप जैसे डायरेक्ट आपने सिलेक्ट की। देन की पेशेंट की कंडीशन आपको फिल करना है, लाइफ थ्रेटनिंग है, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है। इसमें आप दोनों में से जो एज पर एप्लीकेबल जो भी होगा आप सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सिलेक्ट करेंगे तो इसमें एक सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपको साइन करके यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। और यदि नॉन लाइफ थ्रेटनिंग करेंगे तो फिर वो आपको नहीं मांगेगा। इसमें ना तो सुपरिटेंडेंट की आईडी से किया ना, इसमें वो फिर इसके बाद आपको पेशेंट की डिटेल बनना है, क्योंकि ये मतलब विक्टिम एक्सीडेंट विक्टिम वाला ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो फॉर्म बना हुआ है उसमें सारी जानकारी आपको बनना है। अवेलेबल है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो मैंडेटरी एस्पेक्ट जो लगे हुए हैं रेड कलर में जो हाईलाइट हैं उसमें आपको मैंडेटरी रूप से जानकारी बनना है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ी अच्छी बात है कि इस फॉर्म में सिर्फ दो, मतलब जैसे आप पेशेंट डिटेल में जाएंगे तो यदि इमरजेंसी में केस है तो नेम और एज और जेंडर, और इसमें फादर नेम, मतलब इसमें ये आधार वाला और स्कीम टाइप को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय वो डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल ना हो। यदि हो तो आप इसमें भर दीजिए, नहीं है तो फिर उसको बाद में आधार से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप फिल कर देंगे। उसका फोटो यहाँ पे आपको खींच के लाइव फोटो अपलोड करना है, लेकिन वो भी अभी इसमें मैंडेटरी नहीं है। उसका एड्रेस बनना है। एड्रेस में आप देख रहे होंगे कि इसमें कहीं भी उसका मैंडेटरी एस्टेप नहीं लगा हुआ है। तो अपने को यदि उस समय नहीं पता चल रहा है कि एड्रेस क्या है तो आप उसको बाद में फिल कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आयुष्मान मित्र को अपना नंबर नहीं डालना है कहीं भी। इसमें आपको पेशेंट का नंबर या उसका जो अटेंडर होगा, मतलब अटेंडर मतलब उसका जो फैमिली का कोई व्यक्ति होगा तो उसका मोबाइल नंबर डालना, उसको वेरीफाई कराना है। तो ये मैंडेटरी रहेगा, भले इसमें एस्टेक नहीं लगा हुआ है लेकिन वो आपको बनना है। इसमें आपको फिर एक्सीडेंट की डिटेल डालना होगी कि पेशेंट जो है वो किस स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, उसकी लोकेशन, इसका स्पोर्ट क्या है एक्सीडेंट का, उसका लैंडमार्क, ये सारी डिटेल आपको इसमें बनना है। डेट कब हुआ है उसका टाइम डालना रहेगा, और पुलिस के माध्यम से आया है या पुलिस के माध्यम से नहीं आया है, इंजरी की डिटेल डालना। और फिर एक मेन जो इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे एम्बुलेंस से आया है तो उसमें एम्बुलेंस का नंबर, जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डल जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जैसे जो एक्सीडेंट की डिटेल है तो जो बनना है, तो इसमें ये भी आपको पूछेगा कि मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था तो कितनी गाड़ी उसमें इन्वॉल्व थी, मतलब 2 थी, 3 थी या 1 थी। तो इसका डिटेल आपको बनना है, लेकिन वो अभी इसमें मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है आपको, तो उसमें आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट डिटेल बढ़ जाएगा। केयर प्लान में आपको देख रहे होंगे कि प्री सिलेक्टेड है इसमें पीएम राहत स्कीम, तो ये प्री सिलेक्टेड रहेगा, इसमें आपको सिलेक्शन का इसमें नहीं मिलेगा। और पेशेंट अटेंडेंट की डिटेल आपको इसमें डालना है कि सेल्फ से है या फिर अदर से है। तो इसमें अदर से है तो आपको इसमें अदर की डिटेल भरना है
ई पुलिस के माध्यम से आया है, एम्बुलेंस से रिलेटिव को विक्टिम के माध्यम से आया है, तो जो भी एप्लीकेबल होता है वो आपको बनना है इसमें। अगर सेल्फ है बनना है तो बस मोबाइल नंबर डाल के आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, जो मैं आपको बीच में बता रहा था, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्लियर इसमें मेंशन है और उसको आपको कंफर्म भी कराएगा वो, जब भी आगे बढ़ने देगा कि दिस मोबाइल नंबर इज ओन बाय बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरी फैमिली एंड नॉट बाय पीएमए। मतलब आयुष्मान मित्र का इसमें मोबाइल नंबर नहीं डालना है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि आप अपना नंबर डाल के उसको आगे बढ़ जाते हैं। वो चीज नहीं करना है आपको। किसी एक या तो विक्टिम का मोबाइल नंबर हो जाए या उसकी फैमिली में से किसी का भी मोबाइल नंबर हो, वो आपको जरूर डालना है, ठीक है। और इसको दोनों को आपको इसे एग्री करेंगे तो फिर आप इसमें आगे इसको सबमिट कर पाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, प्लीज वेरीफाई द मोबाइल नंबर, रेड मार्क से आ गया, इसमें नहीं डाला था तो ये मतलब मैंडेटरी है, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और आपको दोनों का रीड करके एक्सेप्ट करना है, देन कि उसको सबमिट करना है। ये एक मतलब रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस है कि किस तरीके से उसको रजिस्टर करना है। अब मैं इसमें वापस आ रहा हूँ। एक पीएमजे आईडी और आवा आईडीसी भी मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको अभी आपको आईसी भी भेजेंगे थोड़ी, तो इसमें जब पीएम राहत का मतलब जब विक्टिम आता है तो उसको मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, क्या साथ में लाएंगे तो आसान प्रोसेस रहेगी। उसके लिए हम एक आईसी अभी जारी करेंगे SHA से, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब मैं एक आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान बेनिफिशियरी है, उसको आपको प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ कि जैसे एक आवा आईडी से बाद में दिखा देंगे, पहले आयुष्मान कार्ड नंबर डाल के दिखा देते हैं। चित्रा पट्टी कौन कर रहा है? इसका कुछ तो होगा यार, सेटिंग में जाके हाइलाइटर या जो भी हो एनोटेशन तो ये आप देखते हैं कि आयुष्मान कार्ड जो नंबर होता है, पीएमजे आईडी होती है, वो 9 डिजिट की होती है। ये कार्ड मेरे पास पहले से अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, यानी कि मैंने सर्च किया है। उसको बंद ही कर दो। नहीं सही नहीं है सर, बट वो वन टाइम सर इसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए जैसे ये है ना, ये रजिस्टर ये सब डज नॉट एग्जिस्ट एंड रजिस्टर कर लेंगे तो अच्छा, ये इसका पहले ट्रीटमेंट नहीं लिया है इसलिए वन टाइम तो रजिस्टर सेकंड टाइम नहीं कराएगा, ठीक है। आवा आईडी वाला ध्यान रखना, आवा आईडी सेम आता है सर। सर्च करके बता दें। आवा आईडी 14 डिजिट की रहती है। अगर उसके पास अलग से कार्ड भी हो सकता है या फिर आयुष्मान कार्ड पर भी वो अवेलेबल रहती है, या फिर उसको मतलब डॉक्यूमेंट अलग हो जिसमें उसको मेंशन हो या याद हो, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लग रही है चलिए कुछ ही बुलाए ना जी, ये कहना सही नहीं होगा कि जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल को विरुद्ध प्राप्ति क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो एक बार मतलब पेशेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी टीएमएस में, तो फिर ये डायरेक्ट जो है इसकी आवा आईडी से ये आईडी से उसका पूरी प्रोफाइल खुलने लगेगी। अभी चूंकि ये फर्स्ट टाइम है, इसका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए अपने को एक बार इसको प्रोफाइल को क्रिएट करना है। तो इसमें इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंडेटरी नहीं किया है, जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं उसी पे एस्टेक लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसको प्रोसेस करना है। तो ये हमने आपको लाइव दिखाया कि कोई विक्टिम यदि आता है एक्सीडेंट विक्टिम, तो उसको पीएम राहत स्कीम के तहत TMS 2.0 पोर्टल पे किस तरीके से उसको रजिस्टर करना है और किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है। ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से बाकी सारा फ्लो सेम ही रहेगा कि उसमें कितने केस आपके हुए, वो सारी चीजें, उसका एक जो डैशबोर्ड है वो सेम ही दिखेगा। अभी मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ और हमारा जो पीपीटी की कुछ स्लाइड बच गई थी लास्ट वाली, तो उनको कंप्लीट कर देते हैं। धन्यवाद हेमंत जी। जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि टीएमएस जो पोर्टल TMS 2.0 पोर्टल है, उस पर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स का किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किस कौन से फील्ड मैंडेटरी हैं, तो ये आपको जो TMS 2.0 का लाइव दिया गया था
उसके अंतर्गत आपको पेशेंट्स की डिटेल अच्छे से भरना है, ताकि जब क्लेम प्रोसेस होगा तो उसमें क्लेम संबंधी कोई भी, पेमेंट संबंधी कोई भी समस्या आपको नहीं आए। अब जैसा कि इसी प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाते हैं कि एक्सीडेंट रिपोर्टिंग और विक्टिम ट्रांसफर किस प्रकार से होगा। मान के चलिए कि किसी रोड पर एक्सीडेंट, तो वहां से जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है उसको विक्टिम या गुड सैमरिटन्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, जो गुड सैमरिटन्स जो रहते हैं, जो एक कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को अस्पताल तक भेजने के लिए उन्हें शासन कुछ राशि भी देती है, और ये जो है गुड सैमरिटन के माध्यम से जाएंगे और सैमरिटन कॉल्स भी कर सकते हैं 112 पर। आपको सभी को बताना चाहेंगे कि हमारा जो ERSS है 112 डायल है, उस पर सारे अस्पतालों का इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया गया है, और इसके माध्यम से रोड एक्सीडेंट विक्टिम जो है उन्हें हम अस्पतालों में भेज सकते हैं। अब जो सैमरिटन्स कॉल्स करेंगे 112 पर, वो 112 ऑपरेटर्स जो हैं कलेक्ट करेंगे, जो डिटेल्स कलेक्ट करेंगे और जो अलर्ट्स रहेंगे वो जनरेट करेंगे। जो 112 ऑपरेटर्स जो रहेंगे वो नियरेस्ट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो है, पुलिस जुरिडिक्शनल स्टेशन है और एम्बुलेंस सर्विस है, ये 3 प्रकार की सेवाएं के लिए आपका जो कॉल रहेगा उसके आधार पर डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो है वहां तक आपको पहुंचाने में मदद करेंगे, और नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हैं, अगर स्टेबलाइजेशन के अंतर्गत उन्हें उपचार प्राप्त किया जाना है, तो इस प्रकार से एम्बुलेंस जो है पूरा इस NHA के स्टैंडर्ड पैकेज के अंतर्गत जो है कॉस्ट कवर करेगा। नेक्स्ट। अब जो पुलिस वेरिफिकेशन फ्लो जो रहेगा, जब कोई भी विक्टिम्स पुलिस के द्वारा लाया जाएगा तो जो एक्सीडेंट साइट है और वहां पर जो भी विक्टिम को डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल तक उसे पहुंचाना रहेगा। फिर जो विक्टिम्स रहेगी, ईडार विक्टिम आईडी जनरेट होगी, जो कि ईडार पोर्टल जो है NIC और मॉर्ग के द्वारा मैनेज किया जाएगा। तो ईडार आईडी जो है वो जनरेट की जाएगी, जो कि ईडार पोर्टल के माध्यम से, और जो NIC और मॉड के द्वारा किया जाएगा। ईडार का पार्ट बताना है 5। ठीक है। हमारे साथ गौतम जी स्टेट रोल आउट मैनेजर जुड़ गए हैं, जो कि ईडार संबंधी जो पार्ट है वो बताना चाहेंगे। तो मैं गौतम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना पार्ट बताएं। थैंक यू सर। आई एम ऑडिबल? यस। मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ओके। कर दीजिए आप स्क्रीन शेयर। जी। गौतम जी, एक्चुअली आपको जो ईडार वाला पार्ट है पुलिस वेरिफिकेशन वाला, वो उसके बारे में 5 मिनट बताना चाह रहे हैं। माय स्क्रीन इज विजिबल सर? यस प्लीज। देखिए, जब ये इंटीमेशन आता है तो इंटीमेशन आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के साथ में उनके एसोसिएट जितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं एज वेल एज पुलिस स्टेशन सभी को डिस्प्ले होता है, और उसके बाद फिर उस पर जो एक्ट करने की बारी आती है पुलिस थाने की होती है। तो ये पुलिस का लॉगिन है जो पुलिस को करना होता है।
आफ्टर उनके पास इस तरीके का एक स्क्रीन आएगा और इस स्क्रीन के हिसाब से फिर जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करने के बाद में आपके पास पुलिस डिपार्टमेंट के पास में आपके केस को अप्रूव करने, ट्रांसफर करने और रिजेक्ट करने। अप्रूव करने इन द सेंस कि वो जो विक्टिम है वो पुलिस को सही पाया गया और पुलिस ने उसको अप्रूव कर दिया। मान लीजिए कि जो हॉस्पिटल में विक्टिम एडमिटेड है वो आपके उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसको रजिस्टर करने की और इसको अप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की होगी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की होगी। ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ डिस्ट्रिक्ट ए में पर डिस्ट्रिक्ट बी के जुरिस्डिक्शन में जो हॉस्पिटल था वो पास में था, तो वहां उन्होंने उसको जमा कर दिया। तो वो डिस्ट्रिक्ट बी जब रिक्वेस्ट रेज करेगा, जब आपके टीएमएस से रिक्वेस्ट आएगी तो डिस्ट्रिक्ट बी को दिखेगी, डिस्ट्रिक्ट बी को इसको ए को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये पुलिस डिपार्टमेंट का मैकेनिज्म है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन इसमें डिस्ट्रिक्ट ए का लगता है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ। अप्रूव ट्रांसफर हो गया, इसके बाद रिजेक्ट है। यदि पुलिस को मिलता है कि वेरिफिकेशन ये केस जो है दैट इज नॉट द फैक्टफुल, ये रोड एक्सीडेंट का पार्ट नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करने के प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। ये आपकी कुछ स्क्रीन्स हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर करने की स्क्रीन है कि वो क्या क्या ऑप्शंस मांगेगा। व्यू मोड पे आप क्लिक करेंगे, व्यू मोड पे क्लिक करने के बाद आपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टेट की बाउंड्री का कोई जिला हो और एक राज्य से दूसरे राज्य को ट्रांसफर होता हो, तो ये प्रोसेस भी संभव है। तो इसके के केसों को भी इसमें कैटर किया जा सकता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका ये अप्रूवल वाला पार्ट है। अप्रूवल वाले पार्ट में आपको जो पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर कौन सा पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के बाद में आपको एक्सीडेंट की आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लिंकअप करनी पड़ेगी। एक्सीडेंट की आईडी आपको कॉम्बो बॉक्स में दिखेगी, पुलिस डिपार्टमेंट को दिखेगी। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट जो केस रजिस्टर करेगा, वो जो विक्टिम होगा वो विक्टिम का नाम जो आप फॉरवर्ड करेंगे वो विक्टिम के नाम को लिंकअप करना पड़ेगा। देन आपको अप्रूव पर पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रूव पर क्लिक करना होगा, ये अप्रूव होगा। यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट अप्रूव कर देगा, तब आपके स्टेबलाइजेशन के सारे पैकेज के साथ में 1.5 लाख तक का रिफ्लेक्शन आपके टीएमएस 2 पे चला जाएगा, 2.0 पे चला जाएगा। बस इतना ही था। थैंक यू। ये सिंपल रिजेक्शन का स्क्रीन है। थैंक यू। थैंक यू गौतम जी। 10 मिनट और बता पुलिस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का बता दो, दुनिया छोड़कर। हाँ, तो जैसा कि पहले केस में मैंने बताया कि विक्टिम्स को अगर पुलिस के द्वारा लाया जाता है तो वो किस प्रकार से डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में का रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर कोई विक्टिम्स है अपने आप से ही एडमिट होता है तो सबसे पहले अस्पताल जो हो वो अपने आप को टीएमएस पोर्टल के अंतर्गत उसकी आईडी जनरेट करेगा, ट्रीटमेंट आईडी जनरेट करेगा, और सिस्टम जो रहेगा टीएमएस पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली रहेगा जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा ईटार पोर्टल पर वो रिफ्लेक्ट करेगा। और फिर जो पुलिस रहेगी, जैसा कि अभी गौतम जी ने बताया कि वो वेरीफाई करेंगे एक्सीडेंट को और जनरेट करेंगे ईडार विक्टिम आईडी 24 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, जब एक बार वो विक्टिम टीएमएस आईडी और ईडार आईडी जो है वो कंफर्म हो जाएगी तो इनका ऑटोमेटिक लिंकेज हो जाएगा और अस्पताल जो है वो फुल पैकेज जो है ट्रीटमेंट उपचार प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। तो इस प्रकार से ये पुलिस वेरिफिकेशन का फ्लो है। नेक्स्ट क्लेम और पेमेंट फ्लो किस प्रकार से रहेगा कि जैसा कि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जो संबद्ध अस्पताल है वो टीएमएस 2.0 पर ऑलरेडी क्लेम प्रोसेस करते हैं, क्लेम सबमिट करते हैं। तो जो हमारे अभी यहाँ पर डेजिग्नेटेड और नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल एपीपीएमजे के अंतर्गत जो संबद्ध अस्पताल है वो डीम्ड इम्पेनल्ड ही है। तो वो जब भी विक्टिम्स डिस्चार्ज होगा तो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल जो रहेगा वो ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज डिटेल्स जो रहेगी वो टीएमएस पोर्टल पर दर्ज करेंगे। उसके बाद फिर जो क्लेम रहेगा वो ऑटोमेटिकली एसएचए
के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे एनएचए के द्वारा जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइन है उसके अनुसार वो दर्ज हो जाएगा। उसके बाद जो क्लेम रिव्यू रहेगा, एसएचए जो रहेगा, स्टेट हेल्थ एजेंसी है, उस पेशेंट डिटेल्स, ट्रीटमेंट पैकेज और ईडार टीएमएस लिंकेज जो है उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद इंश्योर कंप्लायंस विद इन द स्कीम कवरेज लिमिट, मतलब वह स्कीम के अंतर्गत 1.5 लाख या 7 दिवस तक का जो है वो इंश्योर करेंगे, कंप्लायंस करेंगे। फिर अप्रूव्ड क्लेम्स जो रहेंगे वो रिस्पेक्टिव फंड अथॉरिटी के पास चले जाएगा और इनकम्प्लीट क्लेम्स जो रहेंगे वो फ्लैग्ड होंगे करेक्शन के लिए। और उसके बाद जो रहेगा, उसके बाद जब क्लेम अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसका फंड डिस्बर्समेंट जैसा कि आपको बताया है कि वो जो फंडिंग अथॉरिटी रहेगी उसके द्वारा किया जाएगा। थैंक यू नरेंद्र सर। तो अभी आपने 3 पार्ट में ट्रेनिंग देखी। एक हमने पीएम राहत का आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, 2 स्लाइड बची हैं वो नरेंद्र सर लास्ट में लेंगे। एक हमने आपको टीएमएस 2.2 पे एक्सीडेंट विक्टिम को किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है, उसका क्लेम प्रोसेस किस तरीके से करना है, कहाँ पर उसका ऑप्शन अवेलेबल है, इसके बारे में हमने लाइव डेमो आपको दिखाया था, जिसको आपने बहुत अच्छे से देख भी लिया है। तीसरा एनआईसी मौत से जो स्टेट रोल आउट मैनेजर समझी उनको जुड़े थे और उन्होंने अगर पुलिस का जो पार्ट है इडार वाला उसको किस तरीके से वेरिफिकेशन प्रोसेस और वर्क फ्लो है वो हमने आपको बताया। तो जो मेन की कंपोनेंट थे उसके बारे में हमने आपको बताया। अब मैं सीओ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लास्ट वाला सेशन ले लीजिए, तो उसके बाद फिर हम आपको जो 2 स्लाइड बची हैं वो कंप्लीट करेंगे। सर चलो सर, शिव सर आप जुड़े हैं? फोन कर दो ना। गोविंद चले जाओ जल्दी, जाओ जाओ जल्दी। यस सर। सीओ सर को एक्चुअली कहीं जाना है तो वो अपना 5 मिनट का सेशन लेके इसको कंप्लीट, मतलब उनके एंड से कंप्लीट करना चाह रहे थे। फिर अपन जो एफएक्यू सेशन है और जो हमारा पीपीटी का कुछ पार्ट बचा है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो हेमंत, सभी 300 लोगों की कर दिया आपने ट्रेनिंग? हाँ सर। अब जो लोग जुड़े हैं वो बताए उनको कोई इश्यू है क्या है? हैंड रेज करिए आप, हम आपको अलाउ करेंगे बोलने के लिए, जिसकी भी कोई क्वेरी हो पीएम राहत स्कीम से रिलेटेड। हाँ, ये जो कीर्तिराज सिंह है इनका अलाउ करो। हाँ बताएं। अलाउ कर दिए। अनम्यूट करने बोलिए सर। अनम्यूट कर लीजिए आप कृपया जी। हाँ अभी आ रहा हूँ मैं, ऑडिबल हूँ। हाँ 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 आवाज आ रही है आपकी, प्लीज बोलिए। एक पहले जैसे ईडार वेरिफिकेशन अगर पुलिस पहले कर लेती है उसके बाद विक्टिम आता है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम ही रहेगा? जैसे उसमें कोई हमें ही आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी या न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि उसका कोई और तरीका रहेगा? एनएचए से कोई जुड़ा है क्या? एनएचए से अभी 3:30 बजे का एक सेशन रखा है, वो उसमें डेडिकेट बताएंगे। अभी कोई नहीं जुड़ा है क्योंकि 300 की पार्टिसिपेंट कैपेसिटी फुल। देखो हेमंत आप बताओगे इसका आंसर? हाँ सर मैं बता देता हूँ। तो आपको जैसे अभी नरेंद्र सर ने भी एक स्लाइड बताया था कि 2 सिनेरियो हो सकते हैं एक्सीडेंट विक्टिम आएगा, कि या तो वो पुलिस के साथ में आएगा या पुलिस के साथ में नहीं आएगा। तो अगर पुलिस के साथ में नहीं आएगा तो उसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है और इडार और टीएमएस पोर्टल का आपस में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है आज की डेट में। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी डिटेल ऑटोमेटिक श्रिंक होकर टीएमएस पोर्टल के माध्यम से इडार पोर्टल पे चली जाती है। इडार पोर्टल पे पुलिस के लॉगिन आईडी पासवर्ड बने हुए हैं, वहां से वो एक्सेस करके उस डिटेल को वेरीफाई करेंगे अपने लिए, जो जहाँ पे स्पॉट एक्सीडेंट का स्पॉट था, और यदि वो मतलब वेरीफाई पाया जाता है तो उसको ओके करेंगे तो वो दोनों का उसकी एक यहाँ से विक्टिम आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ पे इडार रिपोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगी और देन की वो केस को आगे फर्दर आप प्रोसेस कर पाओगे। मेरा वही क्वेश्चन था। नहीं देखो, आपके सवाल में मतलब ये जो सिनारियो आप बता रहे हो ना, ये बहुत रेयरली आएगा।
सबसे आप देख लो, पुलिस के पास से सूचना आने में हम लोगों तो सबसे ज्यादा चिंता ये है कि आप तो आपकी टीएमएस आईडी जनरेट हो जाएगी, बट ईडार आईडी जनरेट होने में बहुत देर लगेगा, क्योंकि पुलिस की यहाँ से वेरिफिकेशन विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में नहीं आएगा। अगर उल्टा होता है तो इसमें उल्टा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप टीएमएस आईडी जनरेट कर लो, उनके पास सूचना जाएगी, ऑलरेडी वो केस लेके आए वही के वही वो आपका वेरीफाई दे सकते हैं मोबाइल से या जो भी से। आपको केवल टीएमएस की आईडी का इंपॉर्टेंस है, और आगे प्रोसेस होने के लिए एक्चुअली ईडार आईडी की जरूरत पड़ेगी कि ये एक्सीडेंटल विक्टिम है इसके लिए। तो बीइंग अ डॉक्टर आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चिंता है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए और उसको टीएमएस पे रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन वहां सर एक चीज लिखी थी कि जब तक ये दोनों आईडी लिंक नहीं होगी पैकेजेस नहीं खुलेंगे। नहीं ऐसा है हेमंत? सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, गौतम है सर, एनआईसी ईडा टीम सर। इनका डॉक्टर साहब का कहना सही है सर। ये जैसे आपने बताया कि टीएमएस पे रजिस्ट्रेशन हुआ, पेशेंट आईडी जनरेट हुई, पुलिस ने उसको वेरीफाई कर दिया। जब तक पुलिस वेरीफाई नहीं करेगा तब तक 1.5 लाख के पूरे पैकेजेस उसके ओपन नहीं होंगे, तब तक उसका सिर्फ स्टेबलाइजेशन का जो पैकेज है 1, 2, 3 ये इनेबल होता है सर, ये नॉन ग्रेवियसली इंजर्ड पेशेंट में। और यदि ग्रेवियसली इंजर्ड है तो उसके कुछ पैकेजेस और एड ऑन हो जाते हैं उस पे सर, क्योंकि वो 48 आवर्स में डील होता है सर। तो इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर्स को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और यदि आपको 48 आवर्स में नहीं आता है और आपको बेसिक पैकेजेस ओपन हुए हैं तो वो आपका फॉल्ट नहीं है, देन द फॉल्ट इज लाई विद द पुलिस कि उनको समय पे नहीं करना है। तो इनिशियली इसमें कुछ इश्यूज आएंगे, बट ओवर द पीरियड हम इसको भी स्टेबलाइज करेंगे, इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है सर। दूसरा एक चीज, जो पैकेजेस जो एचबीपी मास्टर के पैकेजेस है उसी की बात कर रहे हैं अपन, जो पॉलीट्रॉमा के पैकेज इसके इसके पैकेजेस सेपरेटली डिफाइंड है, हम आपको शेयर कर लेंगे, है ना। बट आपको जैसे आप पीएम राहत में जाओगे तो उसमें ऑलरेडी पैकेजेस जो है सिलेक्ट, मतलब लिस्ट डली हुई है, उससे आप सिलेक्ट कर पाओगे। एक अलग से हम आपको लिस्ट भी दे देंगे। ठीक है, ठीक, ओके, कल अवेलेबल करा देंगे पूरी लिस्ट को। हेलो हेलो, आनंदम हॉस्पिटल सेंधवा से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। मेरा एक तो क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस के लिए राइट, जो इसमें व्हीकल इन्वॉल्व हो, काफी सारे पेशेंट आते हैं जो खुद से मतलब व्हीकल पे ही रहते हैं, 2 व्हीलर पर, जो खुद से गिर गए या सामने कुत्ता आ गया, गाय आ गई। नहीं देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक्सीडेंटल विक्टिम की डेफिनेशन में एक तो एक्सीडेंट होना चाहिए रास्ते पर, और दूसरी व्हीकल होना चाहिए। ये दोनों चीज अगर नहीं है तो अगर कुत्ता आ गया और गिर गया, और मतलब वो व्हीकल के साथ होना चाहिए। ठीक है, व्हीकल के साथ होना चाहिए। और वो पुलिस, इसलिए पुलिस का इम्पोर्टेंट है कि पुलिस उसको ईडार से वेरीफाई करेगी। और यदि वो पुलिस से वेरीफाई नहीं होता है तो पेशेंट ऑटोमेटिकली उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सीडेंट होना चाहिए और दूसरा व्हीकल से होना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े से हुआ तो उसको नहीं है, इस स्कीम में अलाउ नहीं है। ठीक है। हेलो सर, मैं डॉक्टर असीम जैन हूँ, छिंदवाड़ा से, सुशीला जैन हॉस्पिटल। सर, हमारे पास आयुष्मान में सिर्फ मेडिसिन का एम्पैनलमेंट है, तो इसके लिए मुझे ट्रॉमा पॉलीट्रॉमा का एम्पैनलमेंट करना पड़ेगा कि सर फिर मेरे लिए भी एप्लीकेबल रहेगा? आपके पास केवल मेडिसिन है तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, जरूरी नहीं फ्रैक्चर ही होगा, सर को लगेगा, छाती को लगेगा, तो आप एडमिट करोगे। नहीं, हमारे पास सर, मेरा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है। अभी मैंने बाकी का एम्पैनलमेंट किया नहीं है सर, अभी मैं फ्यूचर में करूंगा। नहीं, आप पॉलीट्रामा तो अगर आपके पास अगर स्पेशलिटी आपके पास अवेलेबल है और ऑलरेडी आप डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बन गए हो तो आप कर सकते हो। ठीक है जी सर, जी, थैंक यू। इस योजना में कर सकते हो, आयुष्मान में नहीं, जब तक कि आयुष्मान कार्ड ना है। ठीक है, ओके। और हेलो, हाँ सर अतुल पटगर बात कर रहा था, यूनिक हॉस्पिटल इंदौर से। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि कोई अदर स्टेट फॉरेनर से, यदि मतलब अदर स्टेट से कोई एमपी में घूमने को आता है
और वो अपनी खुद की अदर स्टेट की व्हीकल के साथ आता है, और यहाँ पर कहीं जैसे सपोज की बस है, बस का एक्सीडेंट हो गया है और वो विक्टिम हमारे पास आते हैं, तो क्या हम उनको इसमें रजिस्टर्ड कर सकते लेना हैं है, या उनको हम ये सर्विस लेना रहेगा? लेना है। इसमें देखो फॉरेन नेशनल को ही इंक्लूड कर दिया है। आपके एरिया में आपके रास्ते पर जो भी एक्सीडेंट हुआ हो, वो विक्टिम आपके पास आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटहुड। आप, क्योंकि आपको उसका मोबाइल नंबर और ये सब डिटेल डालने के बाद एक टीएमएस आईडी जनरेट होगी और पुलिस के पास भी सूचना जाएगी एक्सीडेंट की, तो उनको भी ईडार पे उसको विक्टिम आईडी जनरेट करनी है, तो वो पात्र है इस योजना में और आपको उसका भुगतान मिलेगा। यस, सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन सर, गौतम बात कर रहा हूँ। इसमें एक थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन और करना चाह रहा था सर, कि जैसा सर ने कहा कि जो विक्टिम था वो अदर स्टेट का था, हो सकता है कि वो कुछ दिन ट्रीटमेंट हमारे में ले और उसके बाद वो अपनी नेटिव स्टेट में जाके बाकी का ट्रीटमेंट अवेल करे, बशर्ते कि 7 दिन का ड्यूरेशन है, तो ये प्रोविजन भी इसमें अवेलेबल है सर। और किसी को कुछ पूछना है? हेमंत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यूर ऑडिबल। मुझे लगता है हेमंत, आज क्योंकि 300 ही लोग जुड़ पाए और कई लोगों को वो कैपेसिटी फुल होने के कारण नहीं जुड़ पाए, तो कल फिर से एक ट्रेनिंग सेशन रख देना, आज जो जुड़े नहीं उनके लिए, ठीक है? ठीक है सर। और वो लगातार ट्रेनिंग करते रहो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि हमारी स्टेट लेवल वाली टीम का आज आदेश निकालो, ग्रुप बना दो और रोज मॉर्निंग में मुझे बताओ कि कितने केसेस आ गए। टीपीए भी रिपोर्ट देंगे रोज कि उनके पास कितने केसेस आए। टीपीए की जो भी रिक्वेस्ट होगी, उनके जो इस केस के अंतर्गत जो भी वो क्लेम करेंगे उस पैसे का क्या है, उसके लिए अलग से नोटशीट भी चलाओ, है ना? ओके, तो आई थिंक मैं सभी हॉस्पिटल से जुड़े सभी जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, इवन हमारे सभी ऑफिशियल्स है ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंट करेंगे इस योजना को, सभी को धन्यवाद देता हूं। और अभी मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा, अभी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बट हमारा मकसद यही है कि हम एक्सीडेंट विक्टिम्स को एक एश्योर्ड हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में उनको देंगे और इस योजना को सफल क्रियान्वयन करेंगे, है ना? थैंक यू। अगर आपको चालू रखना है, किसी के डाउट है, तो आप चालू रखें। मुझे एक मीटिंग होने के कारण मैं इसको जो है छोड़ रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन लगा लीजिए, मुझे 2 स्लाइड बची हैं, वो पूरा कर लीजिए। ये तो मैंने लाइव बता दिया, हो तो गया ये तो। हाँ, तो पोर्टल तो हो गया। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हमने आपको आज कंप्लीट किए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं, हम सीओ सर के निर्देश के अनुसार इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे आगे भी, कि कल भी हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ग्रुप में आपको लिंक वगैरह सारी चीजें शेयर करेंगे। फिर से जो लोग रह गए हैं, जो इन्होंने आज लेट जुड़े थे, वो लोग फिर से जुड़ जाइएगा और फिर से हम तीनों चीजों को कवर करेंगे, प्रेजेंटेशन, लाइव डेमो और रेडार वाला पार्ट भी। तो गौतम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास भी टाइम हो तो कल आप भी जुड़ जाइएगा। और इस मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बंद कर।